आइए आज भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की कुछ अहम नदियों के सफर पर चलते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, लगता है भूगोल की किसी किताब के पन्ने हैं ये। हाँ, और ये खास तौर पर मध्य भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों पर ही फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन दस्तावेजों के आधार पर इन नदियों की कहानी को समझें, मतलब ये कहाँ से शुरू होती हैं। उनका रास्ता क्या है? हाँ, और उनका महत्व क्या है और क्या कुछ खास बातें हैं जो इन दस्तावेजों में बताई गई हैं। तो जो भी बात होगी वो पूरी तरह से इन्हीं दस्तावेजों पर आधारित होगी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम इन नदियों के बहाव के साथ चलते हैं, उनकी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले उन नदियों की बात करते हैं जिनका पानी आखिरकार नर्मदा में जा मिलता है। दस्तावेजों में दो नाम हैं, दूधी और शक्कर नदी। हाँ, दूधी और शक्कर। तो दूधी नदी से शुरू करें। इन दस्तावेजों के मुताबिक इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। छिंदवाड़ा, सतपुड़ा रेंज में। हाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ियों में छिंदी गांव है एक, उसके पश्चिम से ये निकलती है। अच्छा, छिंदी गांव से। और फिर इसका रास्ता कैसे बहती है ये? शुरू में तो ये साइंखेड़ा नाम की जगह से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। उत्तर पूर्व, ठीक है। लेकिन फिर अपना रास्ता बदल लेती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अच्छा। और इसका कुल सफर इन दस्तावेजों में करीब 129 किलोमीटर बताया गया है। उसके बाद ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। किस तरफ से मिलती है? बाईं तरफ से। नर्मदा की बाईं सहायक नदी है ये। अच्छा, बाईं ओर से, यानी नर्मदा की एक सहायक नदी। हाँ। अब शक्कर नदी की बात करें कि ये भी ऐसे ही नर्मदा में मिलती है? हाँ, शक्कर भी नर्मदा की बाईं सहायक नदी ही है। अच्छा। और इसका उद्गम भी देखिए छिंदवाड़ा जिले में ही है, अमरवाड़ा के पास। ओ, तो दोनों का स्रोत क्षेत्र आसपास ही हुआ, सतपुड़ा की पहाड़ियां। बिल्कुल। लेकिन शक्कर नदी के बारे में यहाँ एक दिलचस्प जानकारी दी गई है। ऐसा लगता है ये किसी खास इलाके से गुजरती है। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये नदी सतपुड़ा महाखंड कोयला क्षेत्र को पार करती है। कोयला क्षेत्र को? अच्छा। हाँ, उसे पार करती हुई उत्तर की ओर बहती है और फिर नर्मदा में मिल जाती है। तो ये एक अहम बिंदु है जो इसके रास्ते की, आप कह सकते हैं, भूगर्भीय विशेषता बताता है। और क्या कोई सांस्कृतिक पहलू भी है? हाँ, इन अंशों में जिक्र है कि गाडरवारा शहर के पास इसी शक्कर नदी के तट पर ओशो का आश्रम भी है। ओशो आश्रम, अच्छा। हाँ। तो भूगोल के साथ साथ एक तरह का मतलब आधुनिक आध्यात्मिक स्थल का जुड़ाव भी है यहाँ। बिल्कुल। तो ये दोनों नदियां दूधी और शक्कर सतपुड़ा से निकलकर नर्मदा के बड़े सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। ये इन दस्तावेजों से साफ है। अब सतपुड़ा से थोड़ा और पश्चिम की ओर चलते हैं। वहां एक दूसरी बड़ी नदी प्रणाली है ना, चंबल। हाँ, चंबल नदी प्रणाली ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और पहले अगर खुद चंबल नदी की बात करें तो इन दस्तावेजों में उसकी एक बहुत खास पहचान बताई गई है। क्या है वो? वो है इसका अवनलिका अपर्दन करने का स्वभाव, जिसे अंग्रेजी में गली इरोजन कहते हैं। अवनलिका अपर्दन, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा है। क्या मतलब है इसका इन दस्तावेजों के हिसाब से? जरूर। इसका मतलब है कि पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो मिट्टी को गहराई तक काट देता है, तो जमीन में गहरी नालियां या खड्ड बन जाते हैं। अच्छा। चंबल नदी खास तौर पर इसी के लिए जानी जाती है। इससे बहुत ही उबड़ खाबड़ कटा फटा इलाका बनता है, जिसे हम आम भाषा में बीहड़ कहते हैं। बीहड़, हाँ सुना है। तो ये कहाँ बनते हैं ज्यादा? दस्तावेज बताते हैं कि मुरैना और भिंड जिलों में ये बीहड़, जिन्हें रैविन्स भी कहते हैं, वो खास तौर पर पाए जाते हैं। यानी ये नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि जमीन का पूरा लैंडस्केप ही बदल देती है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ जमीन ही नहीं, ये दस्तावेज बताते हैं कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दो राज्यों के बीच एक कुदरती सीमा भी बनाती है। अच्छा, तो इसका भौगोलिक और राजनीतिक दोनों तरह का महत्व हुआ। सही कहा। अब इसकी सहायक नदियों पर आते हैं। दस्तावेजों में 4 नाम हैं: काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा और कूनो। काली सिंध के बारे में क्या लिखा है? कहाँ से निकलती है ये? काली सिंध नदी का उद्गम बताया गया है देवास जिले का बागली गांव। देवास जिले से, ठीक है। हाँ, यहाँ से निकलकर ये शाजापुर और राजगढ़ जिलों से बहती है और फिर राजस्थान में चली जाती है। और चंबल में कहाँ मिलती है? राजस्थान में नौनेरा या नोनरा नाम का गांव है, उसके पास ये चंबल में मिल जाती है। और एक बात और, सोनक कच्छ नगर इसके किनारे बसा है, ये भी लिखा है। अच्छा, सोनक कच्छ नगर, ठीक है। अब शिप्रा नदी, इसे तो इन दस्तावेजों में मालवा की गंगा कहा है,
ये तो बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, ये उपमा ही बताती है कि इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व कितना ज्यादा है। कहाँ से निकलती है ये? क्षिप्रा का उद्गम इंदौर शहर के पास है, काकरी बर्डी पहाड़ी से। काकरी बॉडी पहाड़ी इंदौर के पास। और बहती किस तरफ है? ये उत्तर दिशा में बहती है और मंदसौर के पास जाकर चंबल में मिल जाती है। और उज्जैन का भी जिक्र है इसके किनारे? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रसिद्ध और प्राचीन शहर उज्जैन वो इसी क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यहीं पर वो कुंभ मेला भी लगता है ना, सिंहस्थ? हाँ बिल्कुल, हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन यहीं होता है। ये भारत के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है। और एक परियोजना का भी जिक्र है शायद। हाँ, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना का भी उल्लेख मिलता है इन दस्तावेजों में, जो नदियों को जोड़ने की एक अहम कोशिश है। चंबल की अगली सहायक नदी है पार्वती। इसका सफर कहाँ से शुरू होता है? पार्वती नदी निकलती है सीहोर जिले से। वहां विंध्यन कगार से इसका उद्गम होता है। विंध्यन कगार मतलब पहाड़ी का खड़ा किनारा या ढलान, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऐसे ही किसी हिस्से से ये शुरू होती है। और इसका रास्ता क्या ये भी चंबल की तरह सीमा बनाती है? हाँ बनाती है। ये पहले मध्य प्रदेश में सीहोर, राजगढ़ और गुना जिलों से होकर बहती है। फिर राजस्थान में जाती है और कोटा जिले के पालिया गांव के पास चंबल में मिल जाती है। और हाँ, ये मध्य प्रदेश के गुना जिले और राजस्थान के बीच सीमा भी तय करती है। अच्छा, पार्वती भी सीमा बनाती है। और फिर है कूनू नदी। इसका जिक्र थोड़ा कम है पर अहम लगता है। हाँ, कूनो नदी ये शिवपुरी के पठार से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है और चंबल में मिल जाती है। और इसकी खास बात? खास बात ये है, जैसा इन दस्तावेजों में लिखा है, कि जो प्रसिद्ध कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य है ना, हाँ, जहाँ वो चीते लाए गए हैं, बिल्कुल वही। वो अभयारण्य इसी कूनो नदी की घाटी में स्थित है। ओह, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन हुआ। जी, तो कुल मिलाकर देखें, चंबल और उसकी ये सहायक नदियां ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। सही बात है। ये जमीन को तराश कर बीहड़ बना रही हैं, राज्यों की सीमाएं खींच रही हैं, उज्जैन जैसे आस्था के केंद्रों को सींच रही हैं और कूनो जैसे वन्य जीव अभयारण्य को आधार दे रही हैं। ये सारी बातें इन दस्तावेजों से साफ उभर कर सामने आती हैं। बिल्कुल, ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक पूरी नदी प्रणाली किसी इलाके के भूगोल, राजनीति, संस्कृति और पारिस्थितिकी सबको एक साथ प्रभावित कर सकती है। चंबल का उदाहरण इस मामले में बहुत सटीक है। चंबल के बाद अब हम उन नदियों का रुख करते हैं जिनका पानी उत्तर की तरफ बहता है और यमुना नदी में मिलता है। इन दस्तावेजों में बेतवा और सिंध, इन दो प्रमुख नदियों का जिक्र है। हाँ, बेतवा और सिंध। वैसे पेंच का भी जिक्र है, पर उसके संगम को लेकर जानकारी थोड़ी स्पष्ट नहीं है, तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले बेतवा की बात करते हैं। इसका एक पुराना नाम भी है शायद। हाँ, वेत्रवती इन दस्तावेजों में बताया गया है और ये नदी निकलती है रायसेन जिले से। विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, कुमरा या कुम्हारा गांव के पास से। विंध्य से निकलकर यमुना तक, ये तो काफी लंबा सफर हुआ। हाँ, लंबा सफर है। बेतवा उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और यमुना में कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास ये यमुना में मिल जाती है। कुल लंबाई भी दी है 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना हिस्सा है इसका? मध्य प्रदेश में करीब 232 किलोमीटर। इसका मतलब ये सिर्फ एक नदी नहीं है। मुझे लगता है इसका इतिहास और संस्कृति से भी गहरा नाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। इन दस्तावेजों में लिखा है कि बाणभट्ट की कादम्बरी और कालिदास के मेघदूत जैसे महान संस्कृत ग्रंथों में भी बेतवा नदी का जिक्र मिलता है। सच में? कादम्बरी और मेघदूत में? हाँ, इससे पता चलता है कि ये नदी हजारों साल पहले भी कितनी महत्वपूर्ण थी कि साहित्य में इसे जगह मिली। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है का जिक्र इन दस्तावेजों में है। ये तो आजकल काफी चर्चा में भी रहती है। हाँ बिल्कुल। और इसके तट पर बसे शहर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांची है, जहाँ बौद्ध स्तूप हैं, विदिशा है, जो ऐतिहासिक शहर है, और ओरछा, जो अपनी मध्यकालीन वास्तुकला के लिए मशहूर है। ये सब बेतवा के किनारे हैं। जाहिर है ये शहर नदी के कारण ही विकसित हुए होंगे। हाँ, पूरी संभावना है। बेतवा के बाद अब सिंध नदी की बात करते हैं। ये भी यमुना में ही मिलती है। हाँ, सिंध नदी भी यमुना की ही सहायक है। इन दस्तावेजों के अनुसार ये विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है। सिरोंज तहसील से? और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों से गुजरती है? ये मध्य प्रदेश में गुना, शिवपुरी, दतिया
और भिंड जिलों से होकर बहती है। फिर उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर बताई गई है। क्या इसकी भी कोई सहायक नदियां या इसके किनारे कोई खास जगहें बताई गई हैं? हाँ, सहायक नदियों में माहुर, पार्वती, नन और क्वारी या कुंवारी के नाम दिए गए हैं। क्वारी, ठीक है। और खास जगहों की बात करें तो दतिया जिले में प्रसिद्ध सनकुआ धाम है और शिवपुरी जिले में नरवर का किला। दस्तावेज कहते हैं कि ये दोनों सिंध नदी के पास ही स्थित हैं। नरवर का किला, अच्छा। तो बेतवा और सिंध, ये दोनों नदियां विंध्य क्षेत्र से पानी लेकर उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना के जरिए अंत में गंगा सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, ये भौगोलिक कनेक्शन इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है। एक तरह से ये नदियां मध्य भारत के पठारी और पहाड़ी इलाकों को उत्तर भारत के विशाल मैदानों से जोड़ने वाली जलधाराएं हैं। बिल्कुल। तो हमने नर्मदा, चंबल और यमुना की सहायक नदियों की बात की। अब आखिर में एक ऐसी नदी का जिक्र है जो सीधे गंगा में मिलती है, सोन नदी। ये नाम से ही एक बड़ी और महत्वपूर्ण नदी लगती है। हाँ, सोन नदी वाकई एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम स्थल भी आप कह सकती हैं बहुत खास है। कहाँ से निकलती है ये? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, सोनमुड़ा नाम की जगह के पास से। अमरकंटक? अरे, ये नाम तो नर्मदा के उद्गम के लिए भी सुना है। हाँ बिल्कुल, यही तो इसकी सबसे अनोखी बात है। नर्मदा और सोन दोनों का उद्गम अमरकंटक में बहुत पास है। लेकिन बहती अलग अलग दिशाओं में? हाँ, बिल्कुल विपरीत। नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाती है और सोन पूरब की ओर बहकर गंगा में मिलती है। ये अमरकंटक पठार की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसको दिखाता है। अद्भुत। तो सोन नदी का सफर कितना लंबा है और किन राज्यों से होकर जाता है? ये काफी लंबा सफर तय करती है। पहले तो ये उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर? हाँ, फिर कैमोर पर्वत श्रेणी को पार करके पूरब दिशा में मुड़ जाती है और ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड और बिहार राज्यों से होकर बहती है। 4 राज्यों से? हाँ। और गंगा में कहाँ मिलती है? बिहार में पटना शहर के पास दीघा नाम की जगह पे ये गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई भी अच्छी खासी है, 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर। अच्छा, इसे स्वर्ण नदी और हिरण्यवाह भी कहा जाता है, ऐसा लिखा है। इसका कोई खास कारण? हाँ, ऐसी मान्यता रही है और शायद कुछ सच्चाई भी हो कि इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते थे, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी या हिरण्यवाह कहा गया। सोने के कण? दिलचस्प है। और कोई ऐतिहासिक बात? हाँ, इन दस्तावेजों में एक और संदर्भ मिलता है कि प्रसिद्ध संस्कृत गद्य लेखक थे ना, बाणभट्ट। हाँ, बाणभट्ट। उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल इसी सोन नदी के किनारे बिताए थे। अच्छा, बाणभट्ट का भी कनेक्शन है सोन नदी से। इस नदी पर बनी परियोजनाएं और दूसरी जगह भी काफी महत्वपूर्ण लगती हैं। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देवलोंद नाम की जगह है, वहाँ इस पर बाणसागर बांध बना है। ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। और इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की मिली-जुली परियोजना है। मतलब इंटरस्टेट कोऑपरेशन का अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और वन्यजीव संरक्षण से भी कोई जुड़ाव है इसका? हाँ है। मध्य प्रदेश में सीधी और शहडोल जिलों में सोन नदी के कुछ हिस्से को सोन घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया गया है। घड़ियालों के लिए? हाँ, घड़ियालों के संरक्षण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और क्या इसकी किसी सहायक नदी पर भी कोई बड़ी परियोजना है? जी, सोन की एक प्रमुख सहायक नदी है रिहांद। उस पर उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर बना है। ये एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील है और इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। गोविंद बल्लभ पंत सागर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा जलाशय है। बिल्कुल। और इसके अलावा बिहार में डेहरी ऑन सोन नाम की जगह है, वहाँ सोन नदी पर बने 2 पुलों का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में। 2 पुल? हाँ, एक नेहरू सेतु जो रेलवे पुल है और दूसरा जवाहर सेतु जो सड़क पुल है। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बहुत अहम है। तो सोन नदी सिर्फ उद्गम की वजह से ही अनोखी नहीं है, बल्कि इसका लंबा सफर, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव, महत्वपूर्ण परियोजनाएं और पारिस्थितिक महत्व, ये सब मिलकर इसे मध्य भारत की एक बेहद खास नदी बनाते हैं। हाँ, ये सब बातें इन दस्तावेजों से साफ पता चलती हैं। तो हमने आज इन दस्तावेजों के पन्नों से गुजरते हुए मध्य भारत की कई प्रमुख नदियों के सफर को देखा,
उनके उद्गम से जो ज्यादातर सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों में हैं। हाँ, और उनके संगम तक जो नर्मदा, चंबल, यमुना और गंगा जैसी बड़ी नदियों में होता है। बिल्कुल। तो इन सारी जानकारियों को अगर समेटें तो इन दस्तावेजों से नदियों के बारे में क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, ये अंश हमें कई अहम बातें बताते हैं। पहली तो ये कि ये नदियाँ सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये इस क्षेत्र की जीवन रेखाएं हैं, लाइफलाइंस हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, ये भूगोल को बनाती हैं, उसे आकार देती हैं, जैसे चंबल का बीहड़ बनाना या नदियों का राज्यों के बीच सीमाएं तय करना। तीसरी, इनका गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। हमने शिप्रा और उज्जैन की बात की, सोन के प्राचीन संदर्भ देखें। सही। चौथी, ये महत्वपूर्ण इकोसिस्टम्स का आधार है, जैसे कूनो अभयारण्य या सोन घड़ियाल अभयारण्य। बिल्कुल। और पांचवी बात, ये इंसानी बसाहट और विकास का केंद्र रही हैं, चाहे वो इनके किनारे बसे पुराने और नए शहर हों या फिर इन पर बनी सिंचाई और बिजली परियोजनाएं, जैसे बाणसागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये सारी बातें इन दस्तावेजों में जो तथ्य दिए गए हैं उनके विश्लेषण से निकलती हैं। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा ये पूरा विमर्श इन्हीं उपलब्ध अंशों पर ही केंद्रित रहा है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों ने हमें इन नदियों के उद्गम, मार्ग, संगम और कुछ महत्वों के बारे में काफी जानकारी दी। लेकिन अब श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये दस्तावेज नदियों के बहाव और उनसे जुड़े स्थलों का जिक्र तो करते हैं, पर सोचिए कि आज के समय में जैसे मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इंसानी दखलंदाजी भी बढ़ रही है। हाँ, ये सब तो हो ही रहा है। तो इन सब का इन नदियों के पानी की मात्रा पर, इनके बहाव के रास्ते पर, इनके किनारे रहने वाले जीवन पर और इनके पूरे भविष्य पर क्या असर पड़ रहा होगा, ये वो पहलू हैं जिनका जिक्र इन अंशों में हमें नहीं मिलता। पर आज के संदर्भ में ये सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं, है ना? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है ये सोचने के लिए।